Good morning, dear students. I have done my all theoretical topic from lesson first in my previous video. So today I will start from your exercises exercise from lesson 10. हमने पिछले वीडियो में अपने सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो हमने अपने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए एनसीईआरटी लेसन 10 के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय दिया गया है और बहुविकल्पीय में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इसमें से जो है कांच, मिट्टी को छोड़कर और सारे पदार्थ जो हमारे पास हैं वो पारदर्शी हैं, लेकिन मिट्टी जो है हमारा वो क्या है, अपारदर्शी है। मिट्टी जो हमारा क्या है, अपारदर्शी है। अतः मिट्टी से जो है, मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। इसे लिखेंगे कैसे आप, आइए बता देते हैं। लिखते समय आप इसे इस तरह से अभ्यास के प्रश्न को लिखेंगे, इस तरह से। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। केवल आंसर लिखते समय आप केवल करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। जैसे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था, मिट्टी, तो ऑप्शन डी डाल के, या फिर आप सही विकल्प है आंसर डी डाल के मिट्टी लिख दें, या फिर केवल मिट्टी लिख दें। ऑप्शन नंबर डाल दें, डी ऑप्शन करेक्ट है और आंसर क्या है हमारा, मिट्टी। इसी तरह से आप सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बिंब का, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमारा बना हुआ था, और वो स्थिति हमारी कौन सी थी? हाँ, एकदम सही बताया, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ था। जब वस्तु कहाँ रखा हुआ था? ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ था, तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना था। जब कहाँ पे वस्तु कहाँ रखा गया था हमारा? जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा गया था, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना था। तो हमको स्थिति बतानी है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो वस्तु की स्थिति मैंने अभी बता दिया आपको, कहाँ कि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ये नहीं होगा हमारा, वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम आंसर लिखते समय डी ऑप्शन को ही लिख लेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये हमारी थी छठी स्थिति, एकदम लास्ट की स्थिति। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में जो अंतिम स्थिति थी वो थी हमारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब, बिंब मतलब मैंने अभी बताया क्या आपको, वस्तु। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। आपको मैंने बताया था उत्तल लेंस में बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कब बना था। हाँ, एकदम सही पहचाने आप, जब वस्तु 2f दूरी पर रखी गई थी या 2f1 पर रखी गई थी, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बना था। तो 2f यहाँ पे ऑप्शन 2f पर होना चाहिए, 2f1 पर, लेकिन आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। फर्स्ट है लेंस के मुख्य फोकस पर, ये नहीं होगा हमारा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ देखिए 2f1 यहाँ नहीं दिया है, 2f2 नहीं दिया है, लेकिन इसकी फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, जब एक फोकस दूरी मेजर किए थे तो हम उसे f1 माने थे, दूसरी फोकस दूरी मेजर किए थे तो उसे 2f1 माने थे। तो जो 2f1 पे रखे थे तो 2f2 पर हमारा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमें इसकी नंबर से मतलब है, इसके साइन को देखिए, निगेटिव है।
कह रहा है गोलीय दर्पण, आप बता सकते हैं आप कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मैंने अपने हर एक वीडियोज़ में बार बार आपको बताया गया है जब भी फोकस दूरी का जिक्र हुआ है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, दोनों अवतल हों, हाँ अवतल लेंस भी अवतल हो हमारा और क्या हो दर्पण भी हमारा अवतल हो। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही हमें हमारा करेक्ट मिल जा रहा है, दोनों कैसे हों अवतल हों। अवतल लेंस होगा तभी उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और अवतल दर्पण होगा तभी उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो इसी क्रम में अब और ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हमें मिल गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। अब एक तो हमें दो ही दर्पण में हमें जो है हमेशा प्रतिबिंब सीधा मिला था। एक तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता था और दूसरा किसमें उत्तल दर्पण में बनता था। उत्तल दर्पण में भी प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता था। और तो आइए देख लेते हैं आंसर कौन सा हमारा होगा। फर्स्ट है केवल समतल, तो केवल समतल में ही नहीं उत्तल में भी हमारा बनता है केवल अवतल। अवतल में एक ही स्थिति में बना था। केवल उत्तल भी नहीं कह सकते क्योंकि समतल में बनता है। यहाँ है या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल या तो अथवा उत्तल। यहाँ केवल ऑप्शन नहीं कह सकते हैं, समतल में भी हमारा बनेगा और उत्तल में भी बनेगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो भाई जहाँ जिसकी फोकस दूरी कम हो, अगर फोकस दूरी उत्तल लेंस है हमारा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर कम है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा और वस्तु की ही तरफ बनता है, बड़ा बनता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि कम फोकस दूरी वाले हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, जिसकी फोकस दूरी कम हो और कैसा लेंस हो हमारा उत्तल। क्योंकि जब फोकस की तरफ रखा था हमने उसके बीच में तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु की ओर हमेशा वस्तु से बड़ा बना था। तो ऐसे केस में आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। इसकी फोकस दूरी बहुत ही ज़्यादा है तो इसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस पॉसिबल नहीं है। फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी इसकी अपेक्षा कम हुई है। तो नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो यहाँ हमारा देखिए दो उत्तल लेंस हमारे दो हैं लेकिन इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि फोकस दूरी ज़्यादा होने से तो ज़्यादा दूरी पे हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। जब उत्तल लेंस में फोकस दूरी कम रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु ही की तरफ आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कंडीशंस थी आपकी जो है अब बता सकते हैं जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में होती है या F1 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा हो तब की स्थिति है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अवतल दर्पण हमारा अवतल है और किसी प्रतिबिंब का हम सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो फोकस दूरी है तो कब प्रतिबिंब सीधा अवतल दर्पण में कब बना था? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ था। तो ये फोकस जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी के बीच में ही कहीं पे उसी परिसर में रखा जाएगा और 15 सेंटीमीटर की उसकी फोकस दूरी है तो दर्पण के पीछे वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बिंब का दर्पण से दूरी, बिंब मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाएगा? अब भाई फोकस के बीच में ही रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है तो आप 15 सेंटीमीटर के बीच में ही रखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब
बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो ये लास्ट की स्थिति जो थी हमारी, अभी क्वेश्चन सेकंड में भी ये जिक्र हुआ था, तो उसी स्थिति का किरण आरेख हम खींचेंगे और जो है तब दर्पण के पीछे वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और हमारी कंडीशंस जो होगी, अब इसमें स्थित पूछा है कि बनाना है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। हम बिंब जो है, वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी होनी चाहिए, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा होगा, तो यहाँ बिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब जो बिंब से बड़ा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब का एक किरण आरेख खींचना है। तो किरण आरेख खींचने की जो स्थिति थी आपकी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगी छठी स्थिति, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा हुआ था। तो उसी स्थिति को आप बना लेंगे और फोकस दूरी को भी दर्शा लेंगे। तो इस तरह से आंसर लिखते समय आप कैसे लिखेंगे ये बता दें हम आपको, और किरण आरेख कैसे खींचेंगे ये भी बता देते हैं। अब ध्यान से देखिए, बिंब की दर्पण से दूरी दर्पण के ध्रुव 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच, मैंने कहा था कि उसके फोकस और ध्रुव के बीच में होनी चाहिए। तो बिंब की दर्पण से दूरी ध्रुव से 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच रखेंगे, अर्थात 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अर्थात कहाँ हो, हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो। केवल तभी अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनाता है। तो सेकंड फर्स्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो आभासी सीधा होगा और प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनता है। किरण आरेख कैसे खींचेंगे आइए दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, हमारा किरण आरेख हो जाएगा इसका M1 M2 जो है ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया। और ये है हमारी जो इतनी डिस्टेंस दी गई थी, ये कितनी दी गई है, 15 दी गई है। और मैंने कहा था कि ध्रुव और फोकस के बीच ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इसके बीच में देखिए O डैश ऑब्जेक्ट रखा गया है। और इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे आभासी सीधा जो है, इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, यहाँ ध्यान से देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हमने O डैश, मुख्य के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर वापस जा रही हैं यहाँ पे, लेकिन डॉटेड लाइन से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस चली जा रही हैं। तो इन्हीं दोनों लाइनों को, डॉटेड लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे डॉटेड, तो ये दोनों कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। तो ये 15 सेंटीमीटर था, इसे आप कर लेंगे, इसके बीच में ही लेकिन ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका किरण आरेख खींच लेंगे आंसर लिखने के बाद। आप इंडिकेशंस के लिए भी 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दर्शा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से यही किरण आरेख आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ये किरण आरेख खींच लीजिएगा, क्योंकि वहाँ 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी इंकित की गई है क्वेश्चन में, तो आप ये 15 सेंटीमीटर ऐसे इंडिकेट कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न स्थितियों में से प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। इन स्थितियों में हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे ये हमको बताना है। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, और किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, और सौर भट्टी में अपनी उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो आइए हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, और किसी वाहन के पार्श्व या पश्च दृश्य देखने के लिए पीछे के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और सौर भट्टी में हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब इनके रीजन्स क्यों इनके प्रयोग होते हैं आइए ये देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहला अवतल दर्पण का, किसमें, किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले ये हेडिंग्स ऐसे लिखेंगे कि किसी कार का अग्रदीप जो है हेडलाइट, आंसर अवतल दर्पण लिख लेंगे, और साथ में नीचे उसके रीजन लिख देंगे कि जब कार का अग्रदीप अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। तो यह रात के अंधकार में हमें काफ़ी दूर तक वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जब कार का हेडलाइट अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जब कार का हेडलाइट अवतल दर्पण के फोकस का रखा जाता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। तो यह रात के अंधकार में हमें काफ़ी दूर वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। सेकंड हमारा था किसी वाहन के पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण।
में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। और क्यों करते हैं? पहले आप इसे सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे उत्तल दर्पण और नीचे उसका रीजन लिख देंगे। और क्यों होता है यह आइए देख लेते हैं हमारा क्यों करते हैं प्रयोग पार्श्व लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सदैव वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र जो है बहुत अधिक हो जाता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ हो जाता है। दरअसल साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसीलिए ही होता है क्योंकि पीछे से आने वाले ढेर सारे वाहन प्रतिबिंब छोटा बनाता है और बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मतलब उसमें बहुत सारे जितनी गाड़ियाँ आती हैं हम पीछे से उसको देख सकते हैं और सावधानी के साथ अपनी गाड़ी को चला सकते हैं कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए जो है साइड मिरर में यहाँ पार्श्व दर्पण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। और थर्ड पॉइंट था हमारा सौर भट्ठी। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? सौर भट्ठी। सौर भट्ठी में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। और रीज़न क्या लिखेंगे क्यों करते हैं देख लीजिए। जब सौर भट्ठी का एक बड़े अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जब सौर भट्ठी को एक बड़े अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो सूर्य की सारी किरणें भट्ठी पर फोकस पर केंद्रित होती हैं, जिससे सौर भट्ठी बहुत गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? सौर भट्ठी को बहुत अधिक गर्म करने के लिए। जब सौर भट्ठी को एक बड़े अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो सूर्य की सारी किरणें भट्ठी पर फोकस केंद्रित हो जाती हैं, जिससे सौर भट्ठी जल्दी गर्म हो जाता है। आइए इसी क्रम में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही एक पॉइंट और उसका रीजन दर्पण और उस दर्पण आंसर उसका लिखिए कि किस दर्पण का प्रयोग होगा और नीचे उसका रीजन देकर आप आंसर लिख लेंगे अच्छे से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी बुक का इसी क्रम में कि किसी उत्तल दर्पण का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। क्या यह लेंस किसी बिंब का मतलब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोगों द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हाँ, यह लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। उत्तल लेंस जो है आधा ढक देने के बाद भी वह वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। कैसे बना पाएगा ये सत्यापन देख लेते हैं हमारा। एक उत्तल लेंस जिसका आधा भाग काले कागज से ढका है लिया जाता है। एक बिंब को इसके सामने 2f से अधिक दूरी पर रखा जाता है तथा इसे व्यवस्थित कर इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यह पाया जाता है कि बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना रहा है। यह पाया जाता है कि यह बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना रहा है क्योंकि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभी भी इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप एक किरण आरेख खींच लेंगे। आप जो है इसको एक उत्तल लेंस बना लेंगे जिसके आधे भाग को डार्क कर देंगे जो कि ढक दिया गया है और ये f1 उतनी ही डिस्टेंस मान को 2f1 लिख लेंगे। ऐसे f2 और 2f2 लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 2f1 से अधिक दूरी पर ये भी रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ तो छोटा ही दिख रहा है और पूरा बन रहा है। ये अच्छी बात है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप किरण आरेख खींच लेंगे कि मुख्य अक्ष के सामने जाने वाली प्रकाश की किरणें f2 से होकर जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसे मार्ग में सीधे निकल जाती हैं। वैसे तो आंसर केवल पूछा गया था आपसे, तो आप इस तरह से आंसर जवाब दे देंगे हाँ
कि यह लेंस बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा और इस तरह से आप किरण आरेख खींच कर भी दिखा सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 to 17 या फिर उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उसे कॉल करके पूछ सकते हैं और आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप उसे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।